ओके एवरीवन, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? फटाफट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, शाबाश, वेरी गुड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? अकाउंटिंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट। हाँ, इंडिया का ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। वेरी गुड। इंडियाज ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यूज कितना कर रहा है, वैल्यूज हम लोग वहां पर उस स्टेटमेंट में अंदर हम लोग लिखते हैं। जैसे देश का बजट बनता है, उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी रेडी की जाती है। लेकिन उसके अंदर दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिया के क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग एक स्टेटमेंट आप लोग बनाते हो, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जैसे कंपनी के अंदर या पार्टनरशिप में भी इवन बनाई जाती है, पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है। तो सेम एज इट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर क्या लिखा जाता है, कौन से ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं कि इंडिया के क्या ट्रांजेक्शन हुए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया ने कितना इंपोर्टिंग किया, कितना एक्सपोर्टिंग किया, वो सारे वैल्यूज लिखे जाते हैं। ओके फाइन। सो सबसे पहले हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हो गया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइलाइट्स दिए थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, हमारा रीड करना बाकी था। तो जितनी जितनी पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते जाएंगे, उतना उतना हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर से रीड करते जाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 115 पे, बिल्कुल छोटा पैराग्राफ है लास्ट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक अकाउंट of the value of transaction of a country with the rest of the world in goods and services, transfer payments, assets that is a capital। हम लोगों ने इवन ये भी देखा था कि assets जो परचेज वगैरह किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज के, जैसे से फॉर एग्जांपल जापान से मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा और या तो बेच डाला उसको, या दूसरे कंट्रीज से हम लोगों ने लोन्स लिया, तो वो सब चीजें इसी स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। सो यहाँ पे मीनिंग बताई है, वो जो फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने अभी पैराग्राफ पढ़ा, दैट इज आल्सो द मीनिंग, वो भी आप मीनिंग में यूज कर सकते हो। So accounting statement showing the value of imports and exports of the tangible means which can be seen or a touch, visible जो हम लोगों को दिखाई दे, और intangible that can be called as in services। So जो goods होते हैं वो क्या रहते हैं, tangible, और जो सर्विसेज होती है वो क्या रहती है, intangible, दिखाई नहीं देती है। आप लोगों ने काफी ऐसा सुना होगा कि आजकल इंडियन कंपनीज बहुत सारी ऐसी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज जैसे बैंकिंग है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग में बैंक की भी तो मदद की मतलब ली जाती है उससे। फिर आउटसोर्सिंग रिलेटेड आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हो, बीपीओ, केपीओ, याद है कुछ कि नहीं? कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, आउटसोर्सिंग। यस, एनीवन, कोई मुझे बता सकता है आउटसोर्सिंग क्या होता है जनरली? एनीवन? व्हाट इज आउटसोर्सिंग? बाहर के एम्प्लॉय को वर्क देना, छोटा मोटा बाहर काम हो के तो बाहर के एम्प्लॉय को देना, एम्प्लॉय को वर्क देना, ऑफिस में नहीं रखना। मतलब नो, आउटसोर्सिंग ये काम नहीं होता। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो छोटे मोटे काम होते हैं जिसको कंपनी किसी और को दे देती है वो करने के लिए। अब जैसे फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज के पास इतना सारा काम है, सो से फॉर एग्जांपल उस फॉरेन कंपनी ने अपना अकाउंटिंग वर्क इंडियन कोई कंपनी को दे दिया हो कि भाई, क्योंकि इंडियन कंपनी उस चीज में स्पेशलाइज्ड है और इंडिया में दे रहे तो सस्ता भी पड़ रहा है, क्योंकि खुद फॉरेन कंपनी अगर खुद एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करने जाएगी तो उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इससे बेटर है कि वो किसी इंडियन कंपनी को आउटसोर्स कर दे अपना काम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेन काम क्या है, व्हाट इज माय मेन कोर वर्क, मुझे बताओ क्या है मेरा मेन काम? टीचिंग। अब मेरा मेन काम टीचिंग है, तो मुझे अगर वेबसाइट डेवलप करनी होगी तो वो भी मैं करूं कि इट्स बेटर कि मैं किसी और को काम दे दूं ये वाला? बताओ।
अगर मैं खुद करने लगी किसी और तो को। मेरे टीचिंग में थोड़ा बहुत अप डाउन, मैं उसमें प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाऊंगी। सो आउटसोर्सिंग का मकसद यही है कि हम लोग अपने कोर पार्ट पे, जो हमारा मेन काम है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करें और जो एडिशनल काम है उसको किसी और कंपनी को दे दें। और आप लोगों ने नाम सुना होगा टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सुना है नाम? Yes. हाँ, बहुत सी ऐसी आईटी रिलेटेड कंपनीज है जो अपनी आईटी सर्विसेज एज अ आउटसोर्सिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज। सो जैसे फॉरेन कंपनी, दुबई बेस्ड कंपनी, अमेरिकन कंपनीज, कैनेडियन कंपनीज, वो क्या करती है, अपने छोटे मोटे जो काम है, कॉल सेंटर्स आप लोगों ने सुने होंगे, इंटरनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर इंडिया में, सुना है ऐसा? उन सबको छोड़ो, जस्ट डायल सुना है? जेडी हम लोग जानते हैं जिसको, जस्ट डायल सबसे यार कितनी नामचीन कंपनी हुई, सुना है नहीं सुना है जस्ट डायल? एनीवन? यार आप लोगों को मूवी कौन सी कब क्या करनी है, कौन से मल्टीप्लेक्स में चाहिए, किसी के रिलेटेड अल्फा वन की एड्रेस मुझे चाहिए, मुझे जस्ट डायल से मिल सकती है। मुझे कहीं पे भी कोई भी मल्टीप्लेक्स रिलेटेड मुझे बुकिंग करवानी हो, जस्ट डायल में मैं जाके करवा सकती हूँ। जेडी करके चलता है, इतना बड़ा कॉल सेंटर है जस्ट डायल, ऑफिशियल कॉल सेंटर जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत सारी फर्म्स को अपने कॉल सेंटर की। सो ये सब चीजें आउटसोर्सिंग सर्विसेज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया का लेबर सस्ता है, इंडिया में सैलरी कम दी जाती है, जो भी वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, भले आईटी में क्यों नहीं हो। अगर अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो टीसीएस में काम कर रहा है, उसकी सैलरी जो होगी, और कंपेयर करो कोई अमेरिकन कंपनी में वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी हमेशा हाई होगी, और इंडिया में जो भी कंपनी होगी उसमें उसकी सैलरी कम होगी। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज है, फॉरेन बेस्ड कंपनीज, जो अपना मोस्ट ऑफ जो छोटे मोटे काम होते हैं वो इंडियन कंपनी से करवाती है। ये बहुत मशहूर है आउटसोर्सिंग सर्विसेज, और ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज फेमस हुई है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। जब 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, ग्लोबलाइजेशन लाया गया था, उसके बाद से ये सर्विसेज तो जबरदस्त फेमस होने लगी। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स करना, अपना छोटा मोटा काम किसी और कंपनी को देना करना। बहुत सारे होते हैं कॉल सेंटर रिलेटेड काम दे देते। अब कंपनी खुद कॉल सेंटर एक पूरा क्रिएट करे, इससे बेटर है कि वो किसी और को दे दे जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो। सीधी सी बात है ना। अब अल्फा वन के अंदर हम लोग एक अलग से कॉल सेंटर रेडी करने बैठे, इससे बेटर है कि मैं जस्ट डायल को दे दूं, तू सारा काम संभाल भाई, इसका मेरे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए अल्फा वन रिलेटेड, आपको जस्ट डायल से 1 सेकंड में मिल जाएगी। नंबर चाहिए आपको, बहुत डेटा वगैरह चाहिए, कुछ भी, सब चीजें मिल सकती है अपने को। सो आउटसोर्सिंग सर्विसेज काफी फेमस हो गई है ग्लोबलाइजेशन के बाद से। सो इवन यहाँ पे सर्विसेज रिलेटेड भी बात किया है, खाली गुड्स नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी होगा है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया कि टेंजिबल और विजिबल गुड्स मींस गुड्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस व्हिच कैन बी सीन और टच। इंटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स मींस सर्विसेज। So balance of payment has a credit entry and a debit entry. हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज, yes or no? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी डिफाइन बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सबसे पहले मीनिंग। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट showing India's transaction with
rest of the world in terms of goods and services, transfer payments, और या तो say for example assets एक्सेट्रा, ये अपने ने डिफाइन पढ़ी। फिर हम लोगों ने देखा कि बीओपी के अंदर दो चीजें होती है, क्रेडिट एंट्री और डेबिट एंट्री। ये पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, जरा बताना तो, पढ़ी थी ये चीज? डेबिट क्रेडिट पढ़ा था अपने ने? Yes, ma'am. हाँ, तो बीओपी एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जैसे आपका अकाउंट बनाया जाता है पीएनएल का। मुझे बताओ इस साइड, ये साइड में क्या लिखूं, क्रेडिट लिखूं कि डेबिट लिखूं? Credit. क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? पीएनएल के अंदर तो ये साइड डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट क्यों? मुझे कोई बता सकता है? यस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट चलते हैं हम लोग? इनकम एक्सपेंसेस का फॉर्मेट चलते हैं कि रिसिप्ट्स पेमेंट्स का फॉर्मेट चलते हैं? कौन सा फॉर्मेट चलते हैं? रिसिप्ट्स एंड रिसिप्ट पेमेंट पेमेंट्स का। ओके, तो क्रेडिट साइड क्या लिखा जाएगा, रिसिप्ट्स लिखा जाएगा कि पेमेंट्स? Receipts. रिसिप्ट और इस साइड में क्या लिखूं, डेबिट? इधर क्या लिखूं? Payment. पेमेंट्स। ओके फाइन, जो जो यहाँ पे बोलते जाएंगे वैसा वैसा हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अ क्रेडिट एंट्री एंड अ डेबिट एंट्री। ओके, ये किया आपने ने। ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ होम कंट्री फ्रॉम द फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो जितने भी रिसिप्ट्स होंगे कि भाई फॉरेन कंट्री से जितना भी पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और जितनी भी पेमेंट्स होगी वो कौन से साइड रिकॉर्ड की जाएगी, डेबिट साइड। तो ये वाला जो लाइन बोला वो लाइन हम लोगों ने इतना समझ लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कितने टाइप्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जरा बताओ? टाइप्स 2. ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने टाइप्स होते हैं? दो। कौन से? Balanced and unbalanced. Unbalanced. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। मतलब बैलेंस्ड बीओपी, अनबैलेंस्ड बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी मतलब जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों की टोटल इक्वल हो। ओके, receipts equals to payments means credit equals to debit, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ exports equals to imports। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जेब में कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, जितना हमने कमाया था उतना ही हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, उतना ही हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया उतने में से। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड बीओपी। अनबैलेंस्ड बीओपी क्या होगा? यस, अनबैलेंस्ड बीओपी एनीवन? क्रेडिट और डेबिट कोई टोटल एक सेम नहीं होगा, कोई एक साइड ज्यादा हो। कोई एक साइड ज्यादा हो। तो अब सबसे पहला चीज आ जाते हैं हम लोग कि अगर रिसिप्ट्स ज्यादा हो पेमेंट से, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट से, और या तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो इंपोर्ट्स से। तो ऐसे बीओपी को क्या नाम दिया जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? बजट के अंदर पढ़ते हुए आते हो ना आप लोग, बजट में अगर ऐसा चीज हो तो इनकम ज्यादा, देश को टैक्स ज्यादा आए और एक्सपेंसेस कम कर, डेफिसिट, नो, सरप्लस, सरप्लस। प्लस, क्या बोला जाता है? सरप्लस
इधर बोला जाएगा सरप्लस बीओपी। इसको क्या बोला जाएगा? ऐसे सिचुएशन को सरप्लस बीओपी। सो रिसिप्ट्स कब ज्यादा होगी ना, अगर एक्सपोर्ट्स अगर हमारे पास ज्यादा होंगे, मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा होगी। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल हूँ तो रिसिप्ट्स है हमारी, हम लोगों को वही एक्सपोर्ट से अर्निंग हो रही है, से फॉर एग्जांपल 2 लाख, और हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं 1,50,000 का। सो कितना बीओपी बचा हमारे पास? बोलो। 2 लाख एक्सपोर्ट से अर्निंग्स हो रही है और हम लोगों ने पेमेंट्स की 1.5 लाख की, तो बाकी अमाउंट मेरे जेब में कितना पड़ा है? 50,000. 50,000। मतलब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 50,000 क्या पड़े हैं? डॉलर्स वगैरह पड़े होंगे, मतलब फॉरेन करेंसी पड़ी होगी देश के पास, राइट। तो जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बीओपी, राइट। और सरप्लस बीओपी देश के लिए अच्छी बात है कि खराब? अच्छी बात है। देश में तो देश का डेवलपमेंट काफी अच्छे लेवल पे हो सकेगा अगर सरप्लस बीओपी है तो। और मेरे को बताओ, ऐसे सिचुएशन में इंडियन रुपी का वैल्यू क्या होगा? आईएनआर का अप होगा कि डाउन होगा डॉलर्स के सामने? Up. वेरी गुड। इंडियन रुपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। मतलब $1 आज जैसे 72 73 जितना चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? से फॉर एग्जांपल 50 रुपए 60 रुपए जितना हो जाए मे बी, क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि इंडिया डिमांड नहीं कर रहा है सामने से। ये सिचुएशन में आपको क्या पता चल रहा है कि इंडिया इतना ज्यादा बाहर के गुड्स और सर्विसेज को डिमांड नहीं कर रहा है, या असेट्स रिलेटेड डिमांड नहीं कर रहा है। उल्टा इंडिया क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट्स कर रहा है काफी अच्छे से, और फॉरेन करेंसी ऑन कर रहा है, बाहर की कंट्री की करेंसी वो ऑन कर रहा है उल्टा। सो दिस सिचुएशन इज वेरी फेवरेबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कि अगर इंडिया में ऐसी चीज होगी तो इंडिया को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये चीज हो रही होगी? अभी के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप लोग मेरे को बता सकते हो, क्या इंडिया में ऐसा सिचुएशन हो सकता है? No, ma'am. नो। इसका क्या होगा? रिवर्स सिचुएशन आएगा। रिवर्स सिचुएशन क्या होगा? सेकेंड हम लोग चीज पढ़े कि जब रिसिप्ट्स लेस देन पेमेंट्स हो, या तो क्रेडिट लेस देन डेबिट हो, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स कम इंपोर्ट्स ज्यादा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन से बीओपी बोलेंगे अपने? क्या आएगा हमारा आंसर? Deficit. डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको सरप्लस बीओपी, इसको डेफिसिट बीओपी। ऐसे सिचुएशन को देखो, अब डेफिसिट बीओपी जनरली हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की वजह क्या थी? एक वजह ये थी कि हमारे देश का जो बीओपी था ना, वो डेफिसिट था। हमारे देश के अंदर इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स बड़े कम थे। इंडिया के पास पैसा ही नहीं था। वो तो अलग चीज के भाई, पब्लिक सेक्टर लॉसेस में था, बीओपी डेफिसिट था, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे, क्योंकि देखो डेवलपमेंट के डायरेक्शन में इंडिया चल पड़ा था, और डेवलपमेंट के लिए इंडिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मशीनरीज प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए चाहिए थी, तो जबरदस्त का इंपोर्ट किया था। खाली मशीनरी वो सब कुछ नहीं, रॉ मटेरियल्स वगैरह भी, फिनिश्ड गुड्स भी इंडिया इंपोर्ट करता था। भले ही कितनी भी रेगुलेटिव पॉलिसीज हो, लेकिन तो भी इंडिया के इंपोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं आ पाया, और हमारा जो बीओपी हो गया था वो डेफिसिट हो गया था। दिस इज आल्सो द वन ऑफ रीजन कि व्हाई इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोगों को लाने पड़े। समझे? तो इंपोर्ट्स क्या थे ज्यादा, और ऐसे सिचुएशन में इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी डॉलर के सामने? कम हो जाएगी कि ज्यादा? यस टेल मी। डेफिसिट कम हो जाएगी। नो, ज्यादा कैसे होगी वैल्यू किशन?
कम हो जाएगी मैम। हाँ, कम हो जाएगी। वैल्यू उसका जो इम्पोर्टेंस है ना INR का, इंडियन रुपी का, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब US डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। आज जो कीमत चल रही है आप सोच सकते हो ना कि 1 US डॉलर इक्वल्स टू 73 रुपीज चल रहा है, मतलब $1 खरीदने के लिए इंडिया को 73 रुपीज देने पड़ते हैं। तो आप सोचो कि हम लोगों को कितना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ सिचुएशन, क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। अगर एक्सपोर्ट्स इंडिया ज्यादा करेगी तो यार अपने को क्यों इतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। और मेन चीज है कि भाई जितना उल्टा एक्सपोर्ट्स हमारे होंगे उसमें से जितना हम लोग कमाएंगे उतना इंडिया को जो जो जरूरत है भाई, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे चैप्टर, और हर कंट्री के पास सारे टाइप के रिसोर्सेज तो नहीं होते, फॉरेन ट्रेडिंग तो होती है। तो इंडिया जितना एक्सपोर्ट से कमाएगा उतना ही अगर वो कंट्रोल करेगा भाई, उतने में से वो इम्पोर्ट्स करे तो अच्छी बात है। ज्यादा अपने जेब से पैसा नहीं जाएगा भाई, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में तो क्या है, अपने जेब से अपने को पैसा देना ज्यादा पड़ रहा है। सो दिस सिचुएशन इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर अ कंट्री। सो कितने टाइप्स है, फिर से एक बार फ्लैश बैकिंग करो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ BOP आर देयर? 2 कौन से? बैलेंस अनबैलेंस। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बैलेंस BOP क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे डिफाइन करेंगे? When receipts is and equals payment to equal. payments, or debit is equals to credit, or export is equals to imports. Unbalanced BOP is divided into how many parts? 2 Two. Which are they? surplus and deficit. Surplus and deficit. Surplus BOP कब होगा? Yes. Surplus BOP कब होगा? जब कौन सा साइड ज्यादा होगा? रिसिप्ट ज्यादा होगा। रिसिप्ट्स ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होगा, तो सरप्लस BOP आएगा। और अगर डेफिसिट BOP है तो उसका मतलब पेमेंट ज्यादा। पेमेंट ज्यादा है। ज्यादा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। आपको पता है ये क्वेश्चन इतना सा खाली ये 2 मार्क में पूछ लेते हैं, इतना इजी क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ BOP 2 मार्क्स। तो देखो क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज said to be balanced when the values of entries of credit side is equals to debit side, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कब होगा? जब दोनों क्रेडिट और डेबिट साइड मैच नहीं होगा, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कब होगा? when values of entries on credit side is not equals to the entries of डेबिट साइड, मतलब एक कोई ना कोई ज्यादा होगा, राइट। सो अगर पेमेंट्स आर मोर देन द रिसिप्ट्स और द वैल्यू ऑफ क्रेडिट साइड एंट्रीज इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ डेबिट साइड, ध्यान से सुनो, अगर पेमेंट्स ज्यादा होंगे रिसिप्ट से और डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से, उसको हम लोग कौन सा BOP बोलेंगे? डेफिसिट। डेफिसिट। अगर रिसिप्ट्स ज्यादा होगी पेमेंट से और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज्यादा होगा डेबिट साइड से, तो क्या बोलेंगे अपने? सरप्लस। सरप्लस, सिंपली। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी डिफाइन आप लोगों को यहाँ पे दी है। अगर 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डेफिसिट BOP, व्हाट इज सरप्लस BOP, व्हाट इज बैलेंस्ड BOP, व्हाट इज अनबैलेंस्ड BOP, आपको याद क्या रखना है? ये छोटा सा चार्ट खाली याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे आप डबल एंट्री हम लोग करते हैं बुक कीपिंग अकाउंट्स वगैरह में, तो उसी तरीके से ये चीज होती है। बैलेंस्ड, देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में BOP को हमेशा हम लोग क्या लाने की कोशिश करते हैं? बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। कैसे कि हम लोग क्या कर देते हैं, एक छोटा सा, देखो ये हमने अकाउंट बनाया, इसके बाद है ना एक छोटा सा नोटिंग करते हैं हम लोग। वैसे आपके बुक के अंदर ये T फॉर्मेट के थ्रू बताया हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे स्टेटमेंट बनाई जाती है।
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका वर्टिकल फॉर्मेट है। जैसे कंपनीज अकाउंट में किस तरीके से आप बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हो, अभी नया जो कंपनीज एक्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सीखा है अकाउंट्स में, कंपनी Yes, ma'am. फाइनल अकाउंट्स, राइट? Yes, उस ma'am. तरीके से वो वर्टिकल फॉर्मेट है। हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं और फिर नीचे ही हम लोग असेट्स लिखते हैं और एक फाइनल टोटल लेकर आते हैं हम लोग। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ए प्लस बी अपना आ जाता है फाइनल। ऐसा वर्टिकल फॉर्मेट है कंपनीज फाइनल अकाउंट्स का, राइट? सो प्रैक्टिकल लाइफ में ना बीओपी का इस तरीके से स्टेटमेंट बनाया जाता है, लेकिन आपके बुक में ना टी फॉर्मेट बताया है। तो टी फॉर्मेट पुराना हो गया भाई, बट आपकी बुक में से अभी जैसा बुक कहेगी हमको तो वैसा ही फॉलो करना पड़ रहा है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे वर्टिकल स्टेटमेंट बीओपी की आजकल बनाई जाती है इस तरीके से, सब कुछ एक ही साइड लिखा जाता है। हम जैसे टी फॉर्मेट नहीं चलता है, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स वगैरह, एक ही साइड सब कुछ, रिसिप्ट्स फिर पेमेंट्स, ऐसा बताया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ना, से फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे ये वर्टिकल हम लोगों ने बनाया बीओपी और इस साइड से फॉर एग्जांपल रिसिप्ट्स और यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट्स वगैरह लिखी, ठीक है? तो इधर का जो टोटल आएगा हमारा आंसर, ठीक है? से फॉर एग्जांपल रिसिप्ट्स आ रही है कितनी, 50,000 और पेमेंट्स आ रही है से फॉर एग्जांपल 1,50,000, ठीक है? अब मुझे बताओ कि सरप्लस बीओपी होगा कि डेफिसिट बीओपी होगा, खाली इतना बताओ। Deficit. डेफिसिट बीओपी होगा, ठीक है? आंसर क्या आएगा हमारा, प्लस में आएगा कि माइनस में? -1 lakh. -1 लाख, ठीक है? तो ये हमारा आया आंसर बीओपी का, जिसको आगे हम लोग लिखेंगे डेफिसिट बीओपी। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या होता है, बैलेंस करने के लिए मेरे को आंसर क्या चाहिए, बीओपी का इधर 0 चाहिए। तो मैं क्या करूं ऐसा जो मेरे को आंसर 0 आएगा? बैलेंस का मतलब यही होता है ना कि 0 कर दो आंसर लास्ट में, इक्वल्स टू हो जाए रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। सो मैं ऐसा क्या करूं इतने के बीच में कि ये -1 लाख है, इधर 0 है, बीच में मैं क्या करूं ऐसा जो आंसर 0 हो? क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, +1 lakh. +1 लाख। और यहाँ पे ये क्या है, कॉलम बनता है नोट्स का। हम लोग इधर है ना हाईलाइट करके लिखते हैं, इसके बाद है ना एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे एक हाईलाइट करके लिखते हैं नोट्स, ठीक है? इसमें +1 लाख किया, इसका मतलब क्या होता है, प्लस। अगर ये नोट्स के अंदर अगर माइनस की साइन होती है तो हम लोगों को ऐसा पता चलता है कि हमारे जेब में फॉरेन करेंसी पड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की साइन होती है ना, तो हम लोगों को ऐसा पता चलता है कि हमारे जेब में से उल्टा और ज्यादा 1 लाख चले गए अभी फॉरेन करेंसी। 1 लाख की फॉरेन करेंसी, मतलब इधर रिवर्स ट्रांजैक्शन होता है। अगर पॉजिटिव होता है यहाँ पे आंसर हमारा फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि नोट्स में हम लोग क्या लिखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि मेरे पास कितने हैं। अगर नेगेटिव आंसर है ना, वो अच्छा कंट्री के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता है ना, तो जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे जेब से उल्टा पैसा जा रहा है, समझे? क्योंकि बीओपी को स्टेटमेंट में दिखाने के लिए हमको हमेशा यहाँ पे 0 लेके आना पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एक लास्ट में क्या लिखते हैं, जनरली नोट्स ऐसा करके हम लोग मेंशन करते हैं, समझे? ऐसी स्टेटमेंट बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन आपके बुक के अंदर नहीं बताई है इस तरीके से। सीबीएसई के अंदर ये चीज बताया है काफी अच्छे से, ठीक है? अगर आपको करना हो या देखना हो कि कैसा वर्टिकल फॉर्मेट होता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सर, ओके? बट मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको वो चीज बताई कि भाई कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है? चलो
नेक्स्ट बताए हैं अकाउंट्स ऑफ बीओपी। कितने अकाउंट्स होते हैं बीओपी के? जनरली बताओ, हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर? कितने अकाउंट होते हैं बीओपी में? दो। कौन से? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से ये दो अकाउंट्स बनते हैं, सेम एज इट इज रिसिप्ट्स पेमेंट्स। करंट अकाउंट के अंदर हम लोग जनरली एक साल के अंदर ही जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया हो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। और कैपिटल अकाउंट के अंदर जो लॉन्ग टर्म रिलेटेड असेट्स रिलेटेड या कोई भी चीजें हो वो लिखी जाती है। तो आपके अकाउंट्स ऑफ बीओपी के अंदर बताया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैज 2 अकाउंट्स। हम लोगों ने 2 अकाउंट्स ड्रॉ किए, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। चलो अब आते हैं हम लोग करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट क्या बोल रहा है? सबसे पहला यहाँ पे मैं 1 करके डाल रही हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी जाती है ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स। मर्चेंडाइज मीन्स ट्रेडेबल गुड्स, जिसको हम लोग टेंजिबल गुड्स भी टर्म कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स। ठीक है, इसका अमाउंट। और इस साइड क्या लिखेंगे हम लोग? इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स और उसका अमाउंट। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो क्या लिखा है, रिसिप्ट्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री। सो हम लोगों ने देखो लिखा है कि भाई हम ये रिसिप्ट साइड हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, पेमेंट्स फॉर द इंपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री। हम लोगों ने इंपोर्ट्स कितना किया भाई टेंजिबल गुड्स का, उसको हम लोगों ने डेबिट साइड मेंशन कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हर किसी को? आगे बढ़ो, यस और नो? यस, एनीवन डाउट? कुछ भी? आगे बढ़े? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने तो इधर एक्स भी लिखा है, बट अमाउंट लिखते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है और यहाँ पे भी इंपोर्ट्स है 1 लाख, तो ये क्या हो गया? दोनों साइड बैलेंस हो गया। क्या हो गया? दोनों साइड बैलेंस हो गया। यस और नो? बताओ। यस मैम। यस, दोनों साइड बैलेंस हो गया। देखो इस वाला जो ये वाला जो अमाउंट आता है ना यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे क्या टर्म करते हैं? एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स की बात, सर्विसेज की बात नहीं। देखो बीओपी के 2 अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर अगर खाली इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं, हम टर्म करते हैं एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपसे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हर एक आइटम लिखी जाएगी, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स। ये चीज बड़ी ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत याद करने वाली चीज है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग यहाँ पे क्या टर्म करते हैं? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स। Balance of trade is just a small part of balance of payment. BOT क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है जो करंट अकाउंट के अंदर हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है, और एक छोटा सा हिस्सा है BOP का। ठीक है,
तो आपसे ये सेपरेटली ये चीज पूछी जाती है। बीओटी आप मुझे बता सकते हो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। इधर बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्या है, इक्वल है दोनों। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। अब मैं अमाउंट चेंज करूं, अगर फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल गुड्स की अमाउंट एक्सपोर्ट्स में से कर रही हूँ 2 लाख, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ से फॉर एग्जाम्पल 3 लाख। अब मुझे बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आएगा, डेफिसिट आएगा कि सरप्लस आएगा? जस्ट टेल मी what will be my balance of trade, it's deficit और a surplus, क्योंकि बीओटी के अंदर भी वही होता है, बैलेंस अनबैलेंस वाली चीजें ही होती है। जस्ट टेल मी डेफिसिट। डेफिसिट क्यों आया है यहाँ पे, कितना डेफिसिट आएगा, अमाउंट बताओ। 1 lakh। 1 लाख, राइट? कितना आएगा, 1 लाख। इसको मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ, मतलब माइनस में, और पास में लिख रही हूँ कि ये क्या है, डेफिसिट बीओटी है, राइट? अब मैं अगर अमाउंट चेंज करूं, यहाँ पे करती हूँ 5 lakhs और यहाँ पे करती हूँ से फॉर एग्जाम्पल 3 lakhs, व्हाट विल बी माय बीओटी? सरप्लस। सरप्लस, कितना सरप्लस, 2 lakh। ये है सरप्लस बीओटी 2 लाख, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अपने लोगों के पास 2 लाख